सपने एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे हम अपनी सोच और नज़रिए को बदलकर अपने जीवन में खोई हुई खुशी और उमंग को वापस ला सकते हैं। तो कुछ यूं है ये कहानी। बहू, ओ बहू, उठो, देखो तो सूरज चढ़ आया है। विनोद को ऑफिस की देर ना हो जाए। मेरी आँख खुली, देखा घड़ी 7 बजा रही है। आज सच में देर हो गई। ओफो, आज से तो बिट्टू के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं। उसे भी तैयार करना है। कितनी देर हो गई। अरे सुनो, सुनते हो? विनोद, उठो ना, ऑफिस को देर हो जाएगी। जाओ जाकर नहा लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं उठी और मुंह धोकर सीधे रसोई घर में लग गई। माँ जी ने पहले से ही सब्जी काट कर रखी थी, बस छौंकनी भर थी। तभी ही बाबूजी की आवाज़ आ गई। अरे भाई, कोई मुझे चाय देने वाला है इस घर में? हाँ बाबूजी, अभी लाई। बाबूजी की आदत है, जब तक चाय का प्याला नहीं मिलता पलकें नहीं खुलती। जब तक माँ को गृहस्थी से जुड़ाव था, उन्होंने बाबूजी की बहुत सेवा की। पर अब तो सारा दिन भजन कीर्तन और राम रसपान करने में ही निकलता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर हर कोई उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर ही क्यों भक्ति सागर में डूबना चाहता है। बुढ़ापे में ही क्यों प्रभु याद आते हैं। शायद इन फुर्सत भरे दिनों में वह अपनी करनी सुधारना चाहता है, या फिर अपना अगला जन्म। सच, मानव को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बिट्टू की आवाज़ आई। वो कुछ चिड़चिड़ा रहा था। क्या हुआ बेटा, तैयार हो गए? मम्मी देखो ना, इस पैंट की चेन नहीं लग रही। जल्दी लगाओ, मुझे देर हो जाएगी। हाँ हाँ बाबा, लगाती हूँ। और हाँ जाओ, तुम्हारा लंच बॉक्स टेबल पर रखा है, ले लेना। क्या बनाया मामा? बिट्टू ने बड़े प्यार से पूछा। अपने बेटे के लिए मम्मा ने पराठे और सब्जी बनाई है। क्या मम्मी, आप रोज़ के रोज़ यही बनाती हो? मैंने कहा था ना, मैं ब्रेड पकौड़े ले जाऊंगा। और बिट्टू का मूड कुछ ख़राब हो गया। अच्छा अच्छा बेटा, तुम एग्ज़ाम देकर आओ, मैं बना कर रखूँगी। ओके, अब जाओ, बेस्ट ऑफ लक। मामा एक बात कहूँ, पापा से कहो ना कि मुझे स्कूल छोड़ दें। नहीं बेटा, आज पापा को मीटिंग में जाना है, आप अपनी बस से जाओ। ओके बाय। और बिट्टू चला गया। विनोद अभी तक नहा के नहीं निकले। मैंने आवाज़ दी, अरे जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ अभी आया। थोड़ी देर में विनोद आ गए और बोले, सुनो नमिता, आज मुझे लौटने में शायद देर हो जाएगी। तुम फिक्र मत करना। फिक्र की क्या बात है, मुझे तो आदत पड़ गई है इंतज़ार करने की, इतने सालों तक, और किया ही क्या है। अरे यार, फिर शुरू मत हो जाओ, देर हो जाती है। तुम्हारा क्या है, घर पर रहना है, खाना बनाना है, बस बना लिया और फुर्सत। यहाँ ऑफिस में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, मैं ही जानता हूँ। और वो चुप हो गए। और फिर कुछ सोच कर बोले कि हाँ, इस बार वीकेंड पर हम पिकनिक पर भी तो जा रहे हैं। अब तो गुस्सा छोड़ो, चलो हंसो हंसो हंसो। हाँ, ये हुई ना बात। और मैं जोरों से हंस पड़ी। विनोद चले गए। बाबूजी अपने कमरे में अखबार पढ़ने लगे और माँ जी वहीं रामायण लेकर बैठ गईं। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया। अब क्या, पड़ी हूँ अपने कमरे में, किताबों को टटोलती, वनिता सरिता गृहशोभा से खाने के टिप्स लेती। कभी कभी सोचती हूँ, क्या यही मेरा जीवन है, दूसरों के लिए जीना और बस ऐसे ही मर जाना। वैसे भी मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं होती तो कोई और होता। इन लोगों की ज़रूरतें तो पूरी होती ही रहती। फिर अकेला मेरा होना क्या मायने रखता है। वही रोज़ का जीना है, उठना, बिट्टू को तैयार करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बड़ों की सेवा करना और विनोद के साथ सो जाना। कुछ भी तो नहीं बदला है इन सालों में। हाँ, बस बिट्टू आ गया और तो सब वही है, घिसी पिटी सी ज़िंदगी। ऐसा लगता है जैसे वक्त तो चलता है पर मैं रुक गई हूँ हमेशा के लिए। कोई बदलाव नहीं आएगा मेरे जीवन में,
सब कुछ ऐसे ही रुका रुका सा ही चलेगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि माँ जी की आवाज़ आई, बहू फ़ोन उठा ले, देख तो किसका है। मैं दौड़ कर गई। जैसे ही रिसीवर कान से लगाया और हेलो किया, उधर से आवाज़ आई, नीरू, पहचाना मुझे? आवाज़ तो जानी पहचानी सी थी, पर कुछ याद नहीं आ रहा था। उधर से फिर आवाज़ आई, अरे पगली, अभी नहीं पहचाना? मुदिता, मुदिता बोल रही हूँ। अरे यार, तुम कहाँ हो? कितना नहीं याद किया तुम्हें। कैसी हो, क्या कर रही हो? मैंने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। मुदिता भी घबरा गई और बोली, अरे बाबा रुको तो, एक एक करके जवाब दूंगी ना। अच्छा सुनो, तुमसे मिल सकती हूँ क्या? आजकल मैं यहीं मामा जी के यहाँ आई हूँ। हाँ हाँ यार, ये भी कुछ पूछने की बात है, पता नोट कर और जल्दी आ जा। मैं मुदिता का इंतज़ार करने लगी। मुदिता का नाम याद आते ही जैसे मानो कॉलेज की हर एक याद ताज़ा हो गई हो। हमारे कैंटीन की टेबल, ठेले वाले की भेलपुरी और सारी मौज मस्ती जो हमने साथ साथ की थी। थोड़ी ही देर में डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो मुदिता खड़ी थी। बहुत कुछ तो नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा बदल गई थी वो। बाल थोड़े छोटे हो गए थे, मेकअप भी करने लगी थी। क्यों, क्या देख रही है कि मुदिता कितनी बदल गई है? हाँ यार, मैं तो बदल गई हूँ, पर तू तो वैसी की वैसी ही है। सुना था शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, पर तू तो वही की वही। आओ बैठो। और मैंने मुदिता का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। और बता, कैसा चल रहा है? और सब कहाँ हैं? और तेरे लल्लू राम? यही कहती थी ना तू कि मैं अपने पति को प्यार से लल्लू कहकर बुलाया करूँगी। क्या हुआ, लल्लू नहीं बुलाती क्या? मुदिता ने पूछा। कहाँ यार, इतना मौका ही कहाँ मिलता है कि हम एक दूसरे को प्यार से बुलाएं। आँखों के बंद होने और खुलने के बीच जो मुलाकात होती है, बस वही होती है, और वक्त कहाँ। तभी मुदिता बीच में ही बोल पड़ी, सब ठीक तो है ना? और सीरियस हो गई। सच बता नीरू, तू खुश तो है? कोई परेशानी? या शायद मुदिता ने मेरे अंदर उठ रही लहरों की ऊंचाइयों को नाप लिया था। उस उठते हुए उफान की भनक उसे पड़ गई थी। पहले भी मुदिता मेरे बिना कहे ही मेरे अंदर के हाल को समझ लेती थी, जान जाती थी मेरी परेशानी को। उसने फिर पूछा, बताना क्या बात है? कुछ नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है, मैं खुश हूँ। एक प्यार करने वाला पति है, एक बच्चा है, माँ बाप की तरह प्यार देने वाले सास ससुर हैं, और भला क्या चाहिए खुश रहने के लिए? सभी कुछ तो है। मैंने बड़ी ही चतुराई से अपने अंदर उठने वाले ज्वार भाटे को दबा दिया, पर मुदिता जैसे सब समझ गई थी। वो बोली, नहीं, कुछ तो कमी है। तू मेरी वो नीरू तो नहीं जिसे मैं जानती थी, जो हमेशा ऊपर उठने की बात किया करती थी, जो हमेशा पंछी बनकर उड़ना चाहती थी, जिसे आज़ाद रहना पसंद था, जो हर वक्त सपने देखा करती थी और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती थी। नहीं नहीं, तू नीरू नहीं है, तू बदल गई है। क्यों नीरू, क्यों? क्या तूने सपने देखना बंद कर दिया है? सपने? किन सपनों की बात करती हो मुदिता? उनकी जो सिर्फ देखे जा सकते हैं, पूरे नहीं किए जा सकते, या उनकी जो बंद आंखों से देखे जाते हैं और आंख खुलने के साथ ही कहीं खो जाते हैं? नहीं नीरू, मैं उन सपनों की बात कर रही हूँ जो तू देखा करती थी और उन्हें पूरा भी कर सकती थी। हाँ, देखा तो था एक सपना, कामयाब होने का, अपने पाँव पर खड़ा होने का। पर अब क्या? शादी के साथ ही सब सपने टूट के बिखर गए मुदिता, सब चूर चूर हो गए। अब कोई मकसद नहीं रह गया, सब कुछ रुक गया है। लगता है मेरे आसपास सब कुछ चल रहा है, भाग रहा है, पर मैं अपनी जगह ठहरी हुई हूँ। कोई उत्साह नहीं है, जीना है, बस इसलिए ही जीती जा रही हूँ। मुदिता को ये सब सुनकर अजीब सा लग रहा था। उसने कहा, नीरू, तुम कब से इतनी निराशावादी होने लगी? तुम्हारी सोच पहले तो ऐसी नहीं थी। क्या है ये ठहराव?
क्या रुकावट है? उसे पहचानो। और कौन कहता है कि अगर सपने पूरे ना हो तो देखना बंद कर देना चाहिए? सपने तो हमारे जीवन में उमंग लाते हैं, एक उत्साह लाते हैं। पर हाँ, जीवन के हर मोड़ पर सपने बदल जरूर जाते हैं। तेरे सपने बदल गए हैं नीरू, उन्हें पहचानो और फिर निकल पड़ो उन्हें पूरा करने के लिए। तू कहती थी ना कि सागर से गहरी मेरी गहराई, जिसमें है कई एक परछाई। भूल गई क्या? आज फिर उतर जा उस गहराई में और पहचान उन परछाइयों को। यही तो हैं तेरे विनोद, तेरा बिट्टू, तेरे सास ससुर। अब तेरा हर एक सपना इन सब से होकर गुजरता है। तू सपने देखा कर नीरू, सपने देखा कर। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो विनोद थे। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस यूं ही। चलो तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं। अरे पहले आइए तो, आपको अपनी दोस्त मुदिता से मिलाती हूँ, जिसके बारे में मैं बताया करती थी। ये है मुदिता। हेलो मुदिता, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं भी बस अब निकलती ही हूँ। फिर विनोद मेरी तरफ एकटक देखने लगे और बोले, तुम बहुत खुश दिख रही हो। ऐसे ही खुश रहा करो नमिता, अच्छी लगती हो। वैसे क्या जादू कर दिया है मुदिता जी आपने, जो मैं सालों से ना कर सका, आपने कुछ घंटों में कर दिया। खुश नहीं विनोद जी, मैंने कुछ नहीं किया। बस नीरू अब फिर सपने देखने लगी है, जो वो देखना भूल गई थी।